Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. afternoon, beta. Good afternoon. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून बेटा। कल दाबादी के एक्सेस प्रेशर पढ़ रहे थे, है ना? यहीं से कंटिन्यू करते हैं, बच्चे आ जाए। चलो बेटा शुरू करते हैं। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं बेटा, ये जो लिक्विड ड्रॉप होती है, द्रव की बूंद, ये पृष्ठ तनाव के कारण अपने सरफेस को कम करने की कोशिश करती है, तो उसकी वजह से अंदर का जो दाब है वो बाहर के दाब से ज्यादा हो जाता है। लिक्विड है ना, वो ड्रॉप है ना, श्रिंक होने की कोशिश करती है। तो बेटा हम किसी चीज को दबाते हैं तो अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है ना, तो जब ड्रॉप श्रिंक होने की कोशिश करेगी तो अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा। तो बेटा ये प्रेशर डिफरेंस जो है ये दाबाधिक्य कहलाता है। तो ये जो दाबाधिक्य होता है, एक्सेस प्रेशर, ये लिक्विड ड्रॉप में तो 2T/R होता है, लेकिन अगर हम सोप बबल लेंगे, साबुन का बुलबुला, तो उसमें दोगुना हो जाएगा 40/R, क्योंकि दो सरफेस होते हैं। सोप बबल में दो सरफेस होते हैं ना, तो 40/R हो जाएगा। और बच्चों अगर हम एयर बबल की बात करें, हवा का बुलबुला, तो एयर बबल में एक ही सरफेस होता है, बाहर तो पानी होता है ना, केवल अंदर हवा होती है बस, तो एक सरफेस होता है, तो इसमें 2T/R ही होगा। तो इसमें जो प्रेशर, एक्सेस प्रेशर है, वो डबल नहीं होगा। तो ये तीनों चीजें हमने कल लिख ली थी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ भी है कि बेटा हमारे पास एक ट्यूब है, पतली नली है, और इस नली के बीच में एक वॉल्व लगा है ना, वॉल्व होता है ना, वॉल्व, वो लग रहा है। तो यहां पर एक वॉल्व लगा देते हैं अपन इस तरह का। हम इस वॉल्व को खोल सकते हैं और बंद कर सकते हैं। अभी बंद है बेटा। नली के इस सतह पर, इस एंड पर एक बुलबुला बन रहा है, और नली के दूसरे सरफेस पर एक बड़ा बुलबुला है। दो बबल हैं, नली के एक सिरे पर छोटा बबल है और नली के दूसरे सिरे पर बड़ा बबल है ना। यहां से ऐसे खोल देते हैं, ये लो बच्चों। अगर मैं वॉल्व ओपन कर दूं, अगर बीच का जो वॉल्व है वो खोल दूं, तो जो एयर है वो छोटे बबल से बड़े बबल की ओर जाएगी या बड़े बबल से छोटे बबल की ओर आएगी, बताइए। मेरी आवाज आ रही है ना बेटा आपको? Yes, sir. तो बताइए, वॉल्व ओपन करने के बाद बीच में जो वॉल्व लगा है वो खोलने के बाद जो एयर है वो छोटे बबल से बड़े बबल में जाएगी या बड़े बबल से छोटे बबल में आएगी? हवा सर का बड़े प्रवाह, बबल में से छोटे में जाएगी। हाँ, क्यों, ऐसा क्यों होगा? सर बी का रेडियस ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा और हाई प्रेशर से लो प्रेशर में हाँ, जाएगी। तो बेटा उल्टा बोल गए ना आप। देखो यहाँ तो प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर जो है
वो आर के व्युत्क्रमानुपाती है बेटा, तो उल्टा बोल गए आप, इसलिए आपका आंसर भी उल्टा हो गया। ए बबल का रेडियस कम है, तो जिसका रेडियस कम होता है उसके अंदर प्रेशर ज्यादा होता है बेटा। तो हवा जो है वो ए से बी की ओर जाएगी, छोटे बबल से बड़े बबल की ओर, ना कि बड़े से छोटे बबल की ओर। तो बेटा ये लिख लो, ये डायग्राम बना लो और लिख लो, जब बीच का वाल्व ओपन करेंगे तो एयर जो है हवा वो ए से बी की ओर फ्लो करेगी, क्योंकि ए का रेडियस कम है इसलिए ए में प्रेशर ज्यादा है, और एयर हमेशा ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की ओर जाती है। तो लिख लो पूरा आप अपने लैंग्वेज में, मैंने आपको पूरा बता दिया। लिख लो, जब बता देना बेटा, है ना, फिर आगे चलेंगे। डन सर। तो पूरा लिख लिया। जब हम बीच का वाल्व ओपन करेंगे तो हवा ए से बी की ओर जाएगी, क्योंकि ए में प्रेशर ज्यादा है, बी में कम है, क्योंकि ए का रेडियस कम है, बी का ज्यादा है। ठीक है, पूरा लिखना था। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। एक एयर बबल है, वो पानी में 10 मीटर नीचे गहराई पर है। क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखने से अच्छा है, सुन लो, है ना। एक हवा का बुलबुला पानी में 10 मीटर नीचे गहराई में है, और उसका जो रेडियस है ना बेटा वो 1 मिलीमीटर है। एयर बबल है पानी में 10 मीटर नीचे और उसका रेडियस है 1 मिलीमीटर। बेटा पानी का पृष्ठ तनाव जो है वो 0.07 है न्यूटन पर मीटर। हाँ, और एक और बात दे रखी है, जो वायुमंडलीय दाब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो 10⁵ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल प्रेशर इनसाइड द एयर बबल। टोटल प्रेशर इनसाइड द एयर बबल। तो ये जो हवा का बुलबुला है इसके अंदर कुल दाब कितना होगा, कुल। थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको, इसलिए मुझे आपकी सहायता करनी पड़ेगी। और दिक्कत इसलिए आ सकती है क्योंकि अभी मैंने आपको फ्लूइड नहीं पढ़ाया, तो मैं आपकी थोड़ी सी सहायता कर देता हूं। अब वो सहायता सुन लो आप बेटा। जब कोई भी, जब हम पानी में एच गहराई पर जाते हैं ना, नीचे पानी में एच गहराई पर जाते हैं तो दाब में वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है बताइए, कितना प्रेशर पड़ता है नीचे जाने पर। बस एक ही आवाज आती है, बाकी तो आवाज ही नहीं आती। हाँ, रोज ही एच। तो जैसे है ना, ये पानी का सरफेस है मान लो, और एक एयर बबल इतनी गहराई पर है, तो बेटा यहां से यहां जाने पर, सरफेस से नीचे जाने पर प्रेशर बढ़ता है, रो जी एच। सही बोला। अगर हम एच नीचे चले जाएं, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, फ्लूइड में पढ़ाऊंगा। हाँ, अब बेटा यहाँ वायुमंडलीय दाब कितना है, ये पी नॉट दाब है, वायुमंडलीय दाब। एच गहराई पर जाएंगे तो रो जी एच दाब और बढ़ जाएगा, और फिर बबल के अंदर जाएंगे तो 2T/R और बढ़ जाएगा। तो बेटा बबल के अंदर, इनसाइड लिख रहा हूं, इनसाइड टोटल प्रेशर कितना होगा, वायुमंडलीय दाब ऊपर था, एच गहराई पर जाने पर रो जी एच और बढ़ गया, और बुलबुले के बाहर से बुलबुले के अंदर जाएंगे तो पृष्ठ तनाव के कारण 2T/R और बढ़ जाएगा। तो ये आप फार्मूला मान लो, इसमें सारी वैल्यू रखकर मुझे बताओ पी टोटल कितना आ रहा है इनसाइड। चलो सॉल्व करो, सॉल्व करके बताओ टोटल प्रेशर कितना आ रहा है बेटा।
बच्चों मैं गुणा भाग करके नहीं दूंगा, मैं सीधा आंसर लिखूंगा, इसलिए गुणा भाग आप ही को करना है, मैं नहीं करूंगा। मैं सीधा जवाब लिखूंगा, तो आप करके बता दो तो अच्छा है। चैट बॉक्स में लिख रहे हो तो मुझे बोल दिया करो बेटा, मैं चेक कर लूं। 1.4 10⁴ गलत है बेटा, आरती आकृति गलत हो गया। 1.6 10⁶ नहीं, ये भी गलत हो गया। 16 गुना 10⁵ ये भी गलत हो गया। 1.4 इंटू 10⁻7 नहीं, ये भी गलत हो गया। तो बेटा आंसर आएगा 2.0014 इंटू 10⁵ 2.0014 इंटू 10⁵ पास्कल। वैल्यू रखनी है, गुणा भाग गुणा करना है, भाग तो है ही नहीं, तो आप करते रहना बेटा। आप बताओ मैं कब तक आपको गुणा सिखाता रहूंगा। पी नोट 10⁵ है। रो कितना लोगे बताओ, रो कितना लोगे? 1000. 1000 हाँ, ग्राम पर मिनट। 1000 लेना है। जी को 10 ले लो, एच को 10 ले लो, तो 10⁵ और 10⁵ 2 गुना 10⁵ तो ये दोनों बन गए। 10⁵ ये आएगा, 10⁵ ये आ रहा है, तो 2 गुना 10⁵ और 2t/r कितना आएगा अलग से कैलकुलेट कर लो। 2 गुना 0.007 और r कितना है, मिलीमीटर में है, तो 2 गुना 0.14 इंटू 10⁻3 0.0014 इंटू 10⁻5 ये आ गया। और वो कितना था, 2 गुना 10⁵ वो था, तो दोनों को ऐड करोगे तो 2.0014 गुना 10⁵ ये आ जाएगा। ये लो, कैलकुलेशन भी करके दिखा दी, और क्या करूं बताओ। तुमसे गुणा अभी नहीं होता। चरणजीत बहुत देर से जवाब दिया। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। एक कैपिलरी को हमने आर रेडियस की कैपिलरी है ना, आर त्रिज्या की एक ऐसी नली है, उसको पानी में डुबोया तो पानी ऊपर चढ़ा, तो पानी की स्थितिज ऊर्जा U1 है। ढंग से सुनना, आर त्रिज्या की केश नली को पानी में डुबोने पर पानी ऊपर चढ़ता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा U1 है। इंग्लिश में सुन लो, व्हेन ए कैपिलरी ऑफ रेडियस R is dipped into water, water rises and its potential energy is U1। और बेटा अगर हम कैपिलरी का रेडियस R की जगह 2R कर दें तो पोटेंशियल एनर्जी U2 हो जाएगी। तो जब कैपिलरी का रेडियस R है तो पानी की स्थितिज ऊर्जा U1 है, और जब कैपिलरी का रेडियस 2R है तो पानी की स्थितिज ऊर्जा U2 है। कौन से पानी की, जो ऊपर चढ़ गया उस पानी की। हाँ, तो बच्चों आपको U1 और U2 का अनुपात बताना है कितना होगा, बस ये इतना सा क्वेश्चन है, लेकिन सावधानी से करना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पहले जब केश नली की त्रिज्या R थी तो ऊपर चढ़े हुए पानी की स्थितिज ऊर्जा U1 है। जब केश नली की त्रिज्या 2R कर दी तो पानी की स्थितिज ऊर्जा U2 हो गई। अनुपात बताना है। मनीष का जवाब आया 1:2।
आकृति का 1:4, पल्लवी का 2:1, दुर्गेश का 1:4। पविंदर का 1:4, 1/4, प्रियंका का 1/4, चरणजीत का 2/1, उदय प्रकाश का 2/1। चलो ठीक है, मैं बताता हूं। खुशखबरी है, सबका गलत है। आंसर आएगा 1:1। पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी। देखो गलती कहाँ हुई वो देखो बेटा। अगर पानी h ऊंचाई तक ऊपर चढ़ा है तो पानी की स्थितिज ऊर्जा होगी mgh/2, क्योंकि आप याद करो सेंटर ऑफ मास की हाइट लेते हैं। परंतु अगर आपने mgh भी लिया होगा ना तो आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो अनुपात निकालना है, तो इसमें भी 2 नहीं लिया, उधर भी 2 नहीं लोगे, तो उससे आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा आपका। इसलिए अगर आप mgh/2 की जगह अगर mgh भी ले गए तो भी आपका आंसर सेम ही आएगा। लेकिन गलती कहाँ हुई? गलती दूसरी जगह हुई है। पहले बता दूं, अगर पानी की ऊंचाई h है तो सेंटर ऑफ मास h/2 हाइट पर होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी में mgh/2 आएगा, mgh नहीं आएगा। गलती आपसे ये हुई, द्रव्यमान कौन निकालेगा पानी का? दोनों केस में मास सेम नहीं होंगे। तो बेटा पानी का द्रव्यमान आपको याद है, हमने डेरिवेशन जब किया था तो आपको बताया था mg जो होता है वो 2π/RT cos थीटा होता है। देखो तो आप mg की वैल्यू ये पूरी रख दो यहाँ, 2π/RT cos थीटा। बेटा डेरिवेशन ऐसे नहीं करा था मैं, अगर कभी डेरिवेशन करा रहा हूं तो समझ जाना कि वो काम की चीज है। तो mg की जगह मैंने लग दिया 2π/RT cos थीटा। mg ये पूरा mg है, और h अगले स्टेप में लिखूंगा, ये 2 से 2 काट दो तो ये बचा π/RT cos थीटा। और बच्चों h का फार्मूला लिख दो। h का फार्मूला याद है? कहां गया 2t cos थीटा अपॉन r रो जी, ये h का फार्मूला है, ये भी रख दो। तो h का फार्मूला यहां रखा 2t cos थीटा अपॉन r रो जी। बच्चों r ऊपर नीचे कट गया, अगर r ही कट गया, क्वेश्चन में r चेंज किया था, उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो बच्चों हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी आई वो आई π/2πt² cos स्क्वायर थीटा अपॉन रो जी। तो बच्चों इसमें तो r गायब हो गया, तो अगर आप उसकी रेडियस चेंज भी कर दोगे तो भी पोटेंशियल एनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले वाले और दूसरे वाले केस में पोटेंशियल एनर्जी सेम आएगी। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब लिख लो आराम से, लिख देना लास्ट में लिख देना, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ कैपिलरी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस ऑफ कैपिलरी, यानी कि ये स्थितिज ऊर्जा केशनली की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करती। हाँ लिख देना क्लियर। तो अनुपात 1:1 आएगा। बच्चों ऐसे गलती हो जाती है आपसे, आपने m पर ध्यान ही नहीं दिया होगा, आपने सिर्फ h पर ध्यान दिया होगा। बस मैं जानता हूं आपने सिर्फ h पर ध्यान दिया होगा, इसलिए ये गलती हो गई। छोटी छोटी बातों पर और ध्यान दो। m भी तो बदल जाएगा ना बेटा, ऊंचाई बदलेगी तो पानी का द्रव्यमान भी तो बदलेगा ना। बहुत देर से मैं बोल रहा हूँ, आप लोग नहीं बोल रहे, हाँ या ना? समझ में आ गया? यस सर। हाँ ये गलतियां सुधारो, तभी नीट में नंबर आएंगे। बच्चों अब कुछ पॉइंट और बताने हैं आपको, वो पॉइंट सुन लो। जैसे बेटा अगर केशनली का एक्सपेरिमेंट, अगर हम कैपिलरी वाला एक्सपेरिमेंट चंद्रमा पर करें तो पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा बताओ? अगर कैपिलरी वाला एक्सपेरिमेंट अगर मून पर किया जाए तो पानी कितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा? बोलो बोलो। 6 टाइम 6 गुना, क्योंकि वहां पर गुरुत्वीय त्वरण
चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण G/6 होता है, याद है? और H हमारा जो होता है वो G के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो वहां पर गुरुत्वीय त्वरण G/6 है, तो 6 ऊपर चला जाएगा, तो वहां पर ऊंचाई 6 गुना हो जाएगी। लिखना मत, ये आंसर गलत है। मैंने इतना इसलिए बताया क्योंकि हमारा ध्यान गुरुत्वीय त्वरण पर ही जाता है, इसलिए आपकी कोई गलती नहीं है। तो आपका 6 गुना बताना बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक दूसरा प्रभाव और होता है जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, वो है वायुमंडल। क्योंकि चंद्रमा पर बाहर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पर मेनिस्कस बन ही नहीं पाता, फ्लैट सरफेस रहता है, इसलिए पानी ऊपर चढ़ेगा ही नहीं। ये स्पेशल पॉइंट है, लिख लो। और ज्यादा डेप्थ में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जितना डेप्थ में जाओगे कंफ्यूज होगे और भूलोगे। सीधा सीधा लिख लो, यदि केश नली के प्रयोग को चंद्रमा की सतह पर किया जाए तो पानी केश नली में ऊपर नहीं चढ़ेगा, बस H = 0 आएगा। इसका रीजन है चंद्रमा पर एटमॉस्फेयर नहीं है, वायुमंडल नहीं है। इफ कैपिलरी experiment is performed at moon, then height of water rise is 0, क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है। तो वहां मेनिस्कस नहीं बन पाता बेटा, बस इतना ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा। अब ऐसे ही 1-2 पॉइंट और लिखो जो डायरेक्ट आपको याद करने हैं, फार्मूले टाइप है ये। मान लो बच्चों, मेरे पास 2 साबुन के बुलबुले हैं, एक की त्रिज्या R1 है, दूसरे की त्रिज्या R2 है। We have two soap bubbles of different radius R1 and R2. दोनों को मिलाकर एक नया बबल बना दिया, दोनों को एक दूसरे के अंदर घुसा दिया और एक नया बबल बना दिया। उस नए बबल का रेडियस डायरेक्ट लिख लो, है ना? ये जितने भी पॉइंट बता रहा हूं आप तो इंपॉर्टेंट पॉइंट के नाम से डाल लो बस। महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला तो वो मून वाला बताया, दूसरा लिखो, यदि R1 और R2 त्रिज्या के 2 साबुन के बुलबुलों को मिलाकर नया बुलबुला बनाया जाए तो उस नए बबल का रेडियस होगा बेटा √R1² + R2²। बस डायरेक्ट याद रखना है ना? If 2 soap bubbles of radius R1 and R2 are merged, then radius of new bubble is R = √R1² + R2²। Second point, बच्चों अगर हम इन दोनों बबल को मिलाने की जगह एक दूसरे से टच करा दे, बस संपर्क में ले आओ, बिल्कुल टच करा दो, तो यदि इन दोनों को एक दूसरे से टच कराओगे ना, 1 मिनट में डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं। 2 बबल हैं R1 और R2 त्रिज्या के, इन दोनों को ऐसे टच करा दो, तो जहां पर ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे उस जगह का रेडियस ना तो R1 होगा ना R2 होगा। बच्चों एक नया सरफेस बन जाएगा, एक यहां पर एक नया सरफेस बन जाएगा, इस तरह से, ऐसे एक नया सरफेस बन जाएगा और उस नए सरफेस का रेडियस होगा R1 × R2 अपॉन R1 - R2। यस, फार्मूले याद करने हैं, लिखो। यदि R1 और R2 त्रिज्या के 2 साबुन के बुलबुलों को संपर्क में लाया जाए, मिलाया नहीं, संपर्क में लाया जाए, if 2 soap bubbles of radius R1 and R2 are brought in contact, यदि R1 और R2 त्रिज्या के 2 साबुन के बुलबुलों को संपर्क में लाया जाए तो संपर्क सतह की वक्रता त्रिज्या होगी, संपर्क सतह की वक्रता त्रिज्या होगी। इंग्लिश में सुन लो, if 2 soap bubbles of radius R1 and R2 are brought in contact,
are brought in contact, then radius of curvature of contact surface is radius of curvature of contact surface is, ये फार्मूला लिख लो बेटा। बेटा इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे और कुछ नहीं बनने वाला, मैं बता दूं। ज्यादा से ज्यादा हो सकता है R1 और R2 की न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, 2 mm 1 mm ऐसे, तो वैल्यू रखाना है इसमें। पॉइंट नंबर 3, वैसे थर्ड नहीं है, फोर्थ पॉइंट है। हाँ आपके लिए चौथा होगा, पहला वाला मून वाला था, चौथा लिखो बेटा। कभी आपने ये करके देखा है, 2 कांच की प्लेट लो, उनको पानी से गीला करके एक दूसरे के पास ले आओ, टच करा दो, तो गीली कांच की प्लेटों को अलग करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत फोर्स लगाना पड़ता है। यस और नो, है ना? यस सर, तुम यस देख लो, सर, 2 कांच के गिलास एक दूसरे के अंदर फंस जाए ना गीले गीले, तो उनको निकालना मुश्किल हो जाता है। यस सर। हाँ तो बेटा वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है। उसका एक फार्मूला है कि दोनों कांच की प्लेटों को अलग करने में कितना बल लगाना पड़ेगा, वो ये वाला फार्मूला है। लिखो लिखो, यदि 2 कांच की प्लेटों को संपर्क में लाया जाए, if 2 glass plates are brought in contact, यदि 2 कांच की प्लेटों को संपर्क में लाया जाए और उनके बीच द्रव की कोई परत बनी हो, फिल्म लिख लो, द्रव की फिल्म बनी हो, और उनके बीच द्रव की कोई फिल्म बनी हो, तो दोनों प्लेटों को अलग करने में बल लगाना होगा। दोनों प्लेटों को अलग करने में बल लगाना होगा, ये फोर्स है। इंग्लिश में लिखो, इफ 2 glass plates are brought in contact and there is liquid film trapped between the plates, there is a liquid film trapped between the plates, उन दोनों के बीच लिक्विड फिल्म फंसी है, between the plates, then force required to separate the plates is, दोनों प्लेटों को अलग करने के लिए फोर्स, then force required to separate the plates, फोर्स लिख लो बेटा 2A कैपिटल T अपॉन स्मॉल t। बच्चों यहाँ पर A क्या है? सरफेस एरिया है दोनों प्लेट का जितनी संपर्क में है। एरिया ऑफ फिल्म लिख लो आप तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एरिया ऑफ लिक्विड फिल्म। और कैपिटल T तो पृष्ठ तनाव है ही, हम जानते हैं। कैपिटल T क्या है? सरफेस टेंशन। स्मॉल t क्या है? ये काम का है। स्मॉल t है थिकनेस ऑफ लिक्विड फिल्म, थिकनेस ऑफ लिक्विड फिल्म, उस फिल्म की मोटाई, द्रव की फिल्म की मोटाई। चलो बच्चा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसमें पहले इलास्टिसिटी पढ़ा, फिर सरफेस टेंशन, और एक छोटा सा चैप्टर और है, बहुत छोटा सा, अभी खत्म हो जाएगा वो। शुरू करते हैं। विस्कोसिटी बहुत छोटा है, जरा सा है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ही विस्कोसिटी, हिंदी में क्या बोलते हैं? शांता। हाँ शांता नहीं है, शांता है। हाँ शांता वाली बाई नहीं है ये शांता बाई नहीं है। हाँ
ये है शानता, विस्कोसिटी। ये जितने भी मैं नए नए शब्द बताता हूं ना, ये समझ जाओ किसी बच्चे ने कॉपी में लिखे होंगे, मुझे वहीं से हिंट मिलता है। ठीक है, तो चलो बच्चा शुरू करते हैं। विस्कोसिटी, शानता। बच्चों जैसे ठोसों के बीच फ्रिक्शन होता है ना, अगर हम किसी ब्लॉक को जमीन पर रखें और उसे धक्का देकर छोड़ दें तो ब्लॉक थोड़ी सी दूरी चलने के बाद रुक जाता है, इसे फ्रिक्शन कहते हैं। इसी तरह एक पानी से भरी बाल्टी लो, है ना, बाल्टी में पानी भर दो और जमीन पर फेंक दो, तो वो पानी चलता थोड़ी ना रहेगा, थोड़ा सा आगे जाने के बाद पानी भी रुक जाएगा। तो बच्चों यहाँ भी एक फ्रिक्शन है, लेकिन द्रव के इस फ्रिक्शन को हम विस्कस फोर्स कहते हैं, शान बल। क्या बोलते हैं? शान बल। तो बच्चों ठोस की तरह द्रव की विभिन्न परतों के बीच एक प्रतिरोध बल लगता है, उस प्रतिरोध बल को हम शान बल कहते हैं। लिखो, मैं लिखवाऊंगा, अब दो लैंग्वेज हैं इसलिए पहले हिंदी में लिख लो। लिखो, जब द्रव गति करता है, जब द्रव गति करता है तो उसकी विभिन्न परतों के मध्य, जब द्रव गति करता है तो उसकी विभिन्न परतों के मध्य एक प्रतिरोध बल लगता है, जिसके कारण द्रव का प्रवाह थोड़ी देर के बाद रुक जाता है, जिसके कारण द्रव का प्रवाह थोड़ी देर के बाद रुक जाता है। इंग्लिश में लिख लो बेटा। When liquid is in motion, when liquid is in motion, comma, there is resistive force between the layers of liquid. There is resistive force between the layers of liquid. बच्चों हम ये मानते हैं ना, द्रव जो है वो विभिन्न परतों से बना है, लेयर से बना है, तो उनकी लेयर के बीच फ्रिक्शन लगता है। Due to this force, flow of liquid stops after some time. Due to this force, flow of liquid stops after some time. यह बल शान बल कहलाता है तथा द्रव का यह गुण शानता कहलाता है। लिख लो पूरा, यह बल शान बल कहलाता है तथा द्रव का यह गुण शानता कहलाता है। This force is called viscous force and the property of fluid is called viscosity. This force is called viscous force and property of fluid is called viscosity. बच्चों एक बात और बताता हूं आपको, ये विस्कोसिटी केवल द्रवों में नहीं, गैस में भी होती है। गैस में भी होती है। गैस भी जब फ्लो करती है तो उसके भी मॉलिक्यूल्स के बीच में फ्रिक्शन लगता है, तो वहां भी होती है विस्कोसिटी। लेकिन अभी हम केवल द्रव की विस्कोसिटी को ही डिस्कस करेंगे, गैसेस की हमारे विस्कोसिटी नहीं है, ये मान लो, है ना। चलो तो बच्चों चैप्टर की शुरुआत करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। यहां भी न्यूटन भाई साहब आ गए, देखो, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो बच्चों न्यूटन ने क्या कहा, जैसे कोई भी द्रव जब फ्लो करता है ना बेटा, कोई भी लिक्विड जब बहता है, एक डायग्राम बना रहा हूं बेटा, सबसे नीचे जमीन है, मान लो ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, और इसके ऊपर कोई द्रव बह रहा है। तो बच्चों हम द्रव को विभिन्न परतों का बना हुआ मान लेते हैं। तो
ये द्रव की एक परत हो गई, लेयर, ये दूसरी लेयर हो गई, ये तीसरी लेयर हो गई। बेटा 2 मिनट लगेंगे, वह डायग्राम एक बार पूरा कर दूं। फिर चौथी लेयर हो गई। तो इस तरह से डिफरेंट लेयर्स जो होती हैं बेटा, ये अलग अलग वेलोसिटी से मोशन करती हैं। ऐसा नहीं होता सभी जो द्रव की परत है उनका वेग समान नहीं होता। जो सबसे नीचे वाली परत होती है ना, जो ठोस के संपर्क में होती है, वो तो गति करती ही नहीं है, ठीक है। और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे उन लेयर्स की वेलोसिटी बढ़ती रहती है। और सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है ना बेटा, परत, उसका वेग सबसे ज्यादा होता है। जैसे हमको नदी बहती हुई दिखती है, गंगा का फ्लो दिखता है, गंगा इतनी तेज बहती है। तो बेटा आपको जो रिवर का फ्लो दिख रहा है, नदी का प्रवाह दिख रहा है, वो सिर्फ ऊपर वाली परत का दिख रहा है। अगर तुम नदी में नीचे जाओगे ना तो पानी बहता नहीं है। गांव में रहते हो बहुत लोग तो नदी में डुबकी जरूर लगाई होगी। तो पानी ऊपर से बहता है, नीचे नहीं बहता, और बहता है तो बहुत कम उसकी वेलोसिटी होती है। बच्चों मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. सब कुछ Yes, सुन रहे हो ना sir. आप लोग? एक एक बात ढंग से, Yes. हाँ, सुनते रहना। तो बच्चों मैं यही कह रहा था कि सबसे नीचे वाली लेयर जो होती है उसकी वेलोसिटी 0 होती है, और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वेलोसिटी बढ़ती रहती है। ये y डायरेक्शन मान लो और ये x डायरेक्शन मान लो। तो देखो ऐसे वेलोसिटी बढ़ती रहती है। सबसे नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी 0 है, फिर वेलोसिटी बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, और ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। तो बेटा कोई भी दो परत ले लो, दो लेयर ले लो। मान लो 2 लेयर हमने ले ली, इस वाली लेयर की वेलोसिटी v है और इस वाली लेयर की वेलोसिटी v प्लस dv है। थोड़ा मैंने जगह कम छोड़ा, येलो कलर से लिख दूं। ये वाली वेलोसिटी v है और ये वाली वेलोसिटी है v प्लस dv, और इन दोनों परत के बीच का डिस्टेंस जो है वो dy मान लो। कितना है बेटा? y दूरी है ना, dy मान लो। तो बच्चों यहां पर एक वेग प्रवणता हम डिफाइन करते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इंग्लिश में बोलते हैं वेग, वेलोसिटी ग्रेडियंट। हिंदी में बोलते हैं वेग प्रवणता। वेग प्रवणता होता है वेग में अंतर और दोनों परतों के बीच की दूरी dy। बस दो परतों के बीच वेग में अंतर डिवाइडेड बाय उनके बीच की दूरी। डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ टू लेयर्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। सुनते रहना, है ना। लिखवा भी दूंगा और समझा दूंगा। तो बेटा न्यूटन ने क्या कहा था, एक बार इधर डायग्राम बनाकर वेलोसिटी ग्रेडियंट लिख लो, वरना फिर लिखने में मजा नहीं आएगा। चलो ये लिखो फटाफट। वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है बेटा वेग प्रवणता। हाँ, वेग प्रवणता को अगर शब्दों में लिखना है तो लिख लेना, द्रव की दो परतों के बीच वेग में अंतर डिवाइडेड बाय परतों के बीच की दूरी। हाँ बस, द्रव की दो परतों के बीच वेग में अंतर डिवाइडेड बाय परतों के बीच की दूरी। डिफरेंस इन वेलोसिटी ऑफ टू लेयर्स ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स। चलो, तो बच्चों न्यूटन जी ने क्या कहा था आप सुनो। न्यूटन्स लॉ अब बताऊंगा। लिखो, एक लाइन भी लिख लो। लिखो, द्रव की दो परतों के बीच लगने वाला श्यान बल, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड, इंग्लिश में लिखते जाओ,
द्रव की दो परतों के बीच लगने वाला श्यान बल, कोमा, परतों के संपर्क क्षेत्रफल के समानुपाती, नहीं, परतों के संपर्क क्षेत्रफल तथा वेग प्रवणता के समानुपाती होता है ना बेटा? परतों के संपर्क क्षेत्रफल तथा वेग प्रवणता के गुणनफल के समानुपाती होता है। इंग्लिश में लिखो, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ contact surface and velocity gradient. Area of contact surface and velocity gradient. ये देखो मैंने नीचे कुछ लिखा है, ए के समानुपाती होता है डीवी बाई डी वाई, वेग प्रवणता वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। बेटा माइनस तो इसलिए लगाया है ना क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है। और बच्चा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है ईटा, यस, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, ईटा, ईटा शांता गुणांक लिख लो। यहां ईटा जो है बेटा ये कहलाता है शांता गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। बच्चों इस फार्मूले से इसकी यूनिट निकालो। अच्छा, वेलोसिटी ग्रेडियंट की यूनिट क्या आएगी बताना, वेग प्रवणता की मात्रक क्या आएगा? सोच लो। पर सेकंड। हाँ, पर सेकंड आएगा, क्योंकि वेग होता है मीटर पर सेकंड, वेग होता है मीटर पर सेकंड, और नीचे डीवाई मीटर है, मीटर से मीटर कट जाएगा तो पर सेकंड आएगा। तो ये तो हो गया पर सेकंड। एरिया होता है मीटर स्क्वायर, और फोर्स की यूनिट जानते ही है न्यूटन। तो मुझे बताओ ईटा की यूनिट क्या आएगी? न्यूटन को भी किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड में तोड़ देना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की ऐसा यूनिट बताओ क्या आएगी? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। हाँ बेटा, वो न्यूटन को भी तोड़ दो, न्यूटन होता है ना किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको तोड़ दो। पर मीटर पर सेकंड। हाँ, तो फिर मैंने जो लिखा है वो आएगी, देखो मैंने लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की एसआई यूनिट आएगी किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। मतलब इसकी जो डायमेंशन होती है वीमा, इसकी जो वीमा होती है वो होगी m1 L-1 T-1 ऐसे। और सीजीएस यूनिट क्या होगी बेटा? पॉइज। हाँ, वेरी गुड, तुम्हें याद है। तो किलोग्राम की जगह ग्राम आ जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये होगा ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और जैसा कि अभी इसने बताया, इसे हम पॉइस कहते हैं बेटा, नाम याद कर लेना। पॉइस को पी से लिखते हैं। विस्कोसिटी की सीजीएस यूनिट पॉइस कहलाती है बेटा। हाँ, पॉइस। अब मुझे बताओ, अगर एक पॉइस को एसआई यूनिट में कन्वर्ट करूं तो कितना आएगा बताओ? एक पॉइस को एसआई यूनिट में बदलना है, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स में बदलना है, तो कितनी वैल्यू आएगी निकाल कर बताओ? बाबा, ग्राम को किलोग्राम में बदल दो, मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में बदल दो। देखो किसी ने जवाब नहीं दिया अभी तक। 0.1। शाबाश, सही है, लिख लो बाकी लोग। नालायक है बच्चे जो बाकी जवाब नहीं देता ना, नालायक। तो बच्चों ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अच्छा एक बात,
कभी कभी ये पूछ सकता है बेटा ताप बढ़ाने पर विस्कोसिटी जो है ना वो कम होती है। अच्छा वैसे विस्कोसिटी का समझते हो, मतलब थोड़ा फील कर सकते हो विस्कोसिटी है क्या चीज? किसी भी द्रव को जितना गाढ़ा होता है ना द्रव, उसकी विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होती है। जैसे तुम देखो पानी है, पानी तो बहुत तरल होता है। फिर चाशनी ले लो, चाशनी जानते हो है ना, जलेबी बाई। Yes, sir. हाँ जलेबी होती है ना, जलेबी उसे चाशनी में डालते हैं, रसगुल्ला जलेबी। पानी आ गया? यस सर, आ हाँ गया। अब मुंह में पानी आ गया। तो बेटा चाशनी जो होती है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि चाशनी को है ना फ्लो करने में, शहद ले लो, शहद, शहद की विस्कोसिटी काफी ज्यादा होती है, बहुत गाढ़ा होता है। अब तुम बताओ चाशनी को गर्म करोगे तो विस्कोसिटी तो कम हो जाएगी ना, चाशनी थोड़ी सी तरल हो जाती है ना। तो एक लाइन लिख लो बस शॉर्ट में, इन शॉर्ट लिख लो, देखो द्रव का ताप बढ़ाने पर इसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है, शांतता कम हो जाती है। द्रव का ताप बढ़ाने पर शांतता कम हो जाती है, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी कम हो जाती है, बस इतना सा लिख लो। बेटा गैसेस में उल्टा होता है, अब लेकिन गैस सिलेबस में नहीं है इसलिए परेशान मत हो। गैस का टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी बढ़ जाती है, उल्टा। हाँ गैस में उल्टा होता है। अब जो न्यूटन्स लॉ पर क्वेश्चन देता हूं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं देखो। तो जो हमारे पास एक प्लेट है वो जमीन पर रखी है, और ग्राउंड और जमीन के बीच में है ना, ग्राउंड सॉरी ग्राउंड और प्लेट के बीच में एक लिक्विड फिल्म फंसी है। मेरे को डायग्राम बनाने दो वरना मजा नहीं आएगा। ये देखो, ये कोई प्लेट है, इस प्लेट को हम डार्क डार्क कर देते हैं, भर देते हैं, और नीचे जमीन है, और इन दोनों के बीच में है ना कोई लिक्विड की फिल्म बनी है ऐसे। हाँ बेटा प्लेट का जो एरिया है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10 सेंटीमीटर, 10 बाई 10 की वर्गाकार प्लेट मान लो। और लिक्विड की जो फिल्म है ना बेटा, बीच में लिक्विड बहुत पतली सी फिल्म बन जाती है। तो वो जो लिक्विड फिल्म है उसकी जो मोटाई है, मोटाई डायग्राम में तो मोटाई काफी ज्यादा दिखा रखी है, एक्चुअल में तो इतनी ज्यादा नहीं होती। तो इसकी मोटाई जो है वो कितनी माने, 2 मिलीमीटर ले लो, बहुत है। और द्रव का पृष्ठ तनाव जो है, सॉरी पृष्ठ तनाव कहां से आ गया, विस्कोसिटी निकाल, हाँ विस्कोसिटी ईटा जो है। बेटा एक बार गूगल करके बताना पानी की विस्कोसिटी कितनी होती है, चलो गूगल करो सारे लोग, कभी अच्छी चीज में काम में लो, मैं भी करता हूँ तुम भी करो। पानी की विस्कोसिटी क्या होती है बताओ? One 1.0016 यूनिट क्या है बेटा? मिली पास्कल। हाँ पास्कल। बेटा क्या ढूंढा है आपने? अरे पास्कल यूनिट कैसे हो सकता है? सर उसमें वही लिखा है मिली पास्कल। मिली पास्कल सेकंड लिखा है उसमें। हाँ ढंग से नहीं पढ़ रहे, मिली पास्कल इंटू सेकेंड है। सेकंड भी है साथ में। ऐसे नहीं करो यार बेटा, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ मिली पास्कल इंटू, मिली होता है 10⁻⁻³ पास्कल और सेकंड तो दोनों ऐसा ही यूनिट है। तो चलो ठीक है ना। तो बच्चों हम इस पानी की जगह कोई थोड़ा और गाढ़ा द्रव ले लेते हैं, तो 10⁻³ की जगह हम 10⁻⁻² ले लेते हैं। ऐसा यूनिट है किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है। तो बच्चों मुझे ये बताओ, अगर मैं इस प्लेट को आगे चलाना चाहता हूं नियत वेग से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? इसको धक्का दूंगा ना पीछे से, देखो पीछे से धक्का दूंगा, तो अगर मैं इस प्लेट को 2 मीटर पर सेकंड ज्यादा हो जाएगा,
20 सेंटीमीटर पर सेकंड, हाँ सेंटीमीटर का ध्यान रखना, इस प्लेट को इतनी वेलोसिटी से मैं चलाना चाहता हूँ, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाने के लिए भी मुझे है ना फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि विस्कोसिटी के फोर्स के को मुकाबला करना है मुझे। तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये बताओ। अब है ना न्यूटन्स लॉ काम में लेना, इतना मैंने बता दिया, थोड़ा सा तुम सोचो, फिर उसके बाद तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा तुम्हें। थोड़ा सा आप सोचो, फिर मैं आपकी मदद करूंगा आगे। मुझे लग रहा है आप बहुत सारे बच्चों के लिए तो शायद ये नई नई चीजें हैं, शायद पहली बार ही पढ़ रहे हो, ऐसा लगता है मुझे। बेटा न्यूटन्स लॉ के हिसाब से फोर्स जो आएगा वो आएगा ईटा ए डीवी बाई डीवाई। डीवी बाई डीवाई का मतलब वेग में अंतर, और डीवाई सबसे ऊपर वाली परत और सबसे नीचे वाली परत ले लो ना, उनके बीच की दूरी होगी थिकनेस के बराबर, ऐसे। तो ईटा आपको दिया है 10⁻⁻², एरिया दिया है सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलोगे 10⁻⁻4 आएगा, तो 100 गुणा 10⁻⁻4 10⁻⁻2 बचा। डेल्टा वी वेग में अंतर, सबसे नीचे वाली परत और सबसे ऊपर वाली परत के वेग में अंतर कितना होगा बताओ। बेटा जो द्रव की परत जमीन के संपर्क में है वो स्थिर रहेगी, और जो प्लेट के संपर्क में है वो वी वेलोसिटी से आगे चलेगी, समझे। द्रव की सबसे नीचे वाली परत, बेटा द्रव मतलब ये फिल्म की बात कर रहा हूं मैं, हाँ। तो जो सबसे नीचे वाली परत है वो तो स्थिर रहेगी, और सबसे ऊपर वाली जो लेयर है वो प्लेट के साथ चिपक कर आगे जाएगी। तो कितना डिफरेंस हो गया ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर में? वी, हाँ वी का अंतर हो गया। वी 20 नहीं है, सेंटीमीटर है, इसलिए 0.2 आएगा। और नीचे थिकनेस आएगा, थिकनेस कितना है बेटा? 2 mm। अब बताओ कैलकुलेट करके, -2 -4 और 0.2 का एक पावर और ले लो, -5, 2 से 2 काट दो, -5, और नीचे वाला -3 ऊपर आकर +3, 0.01 न्यूटन। बस इतना सा आंसर आएगा ये। जरा सा फोर्स लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना, बस कैलकुलेशन चेक करो बच्चा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई? नो सर। बस हो गया, ठीक है। ओ बच्चा ठीक है? यस सर। शाबाश। चलो इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। देखो स्टोक्स लॉ, स्टोक का नियम। बेटा अगर कोई बॉल है हमारे पास, कोई गेंद है, और वो किसी द्रव में गति कर रही है, कोई किसी लिक्विड के अंदर मोशन कर रही है बॉल, तो लिक्विड है ना उसको रोकेगा, उस पर एक विस्कस फोर्स लगाएगा, रेसिस्टिव फोर्स लगाएगा, प्रतिरोध बल लगाएगा, है ना। स्टोक के नियम, स्टोक के अनुसार ये जो बल होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस ऑफ बॉल और वेलोसिटी ऑफ बॉल दोनों के, और एक कांस्टेंट आता है
पूरा फार्मूला लिख रहा हूँ, 6 पाई ईटा आर वी, ये मेन फार्मूला है और ये बहुत फेमस फार्मूला है, शायद कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा। इस चैप्टर से पहले भी कहीं ना कहीं यूनिट डायमेंशन निकालने में, कहीं ना कहीं ईटा की डायमेंशन तो इसी फार्मूले से निकालते हैं हमेशा। कभी भी अगर हमें इसकी वीमा निकालनी पड़े तो हम यही वाला फार्मूला काम में लेते हैं, ज्यादा अच्छा है। न्यूटन्स लॉ वाले से डायमेंशन निकालने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लिखो बेटा, पहले एक लाइन लिखो फिर फार्मूला लिखना। लिखो, यदि कोई ठोस गेंद किसी द्रव में गति करती है, if a solid ball is moving inside the liquid, if a solid ball is moving inside the liquid, यदि कोई ठोस गेंद द्रव में गति करती है तो द्रव उस पर एक शान बल लगाता है, गति के विपरीत। द्रव उस पर गति के विपरीत एक शान बल लगाता है, ठीक है। If a solid ball is moving inside the liquid, then liquid exerts viscous force opposite to the motion. Liquid exerts viscous force opposite to the motion of the ball. ठीक है, अब ये लिख लो। अब डायरेक्ट ये इसी को लिख लो, शब्दों में लिखने की जरूरत नहीं है, वर्ड्स में लिखने की जरूरत नहीं है। लिख लो, दिस फोर्स इज F इज प्रोपोर्शनल टू R इंटू V, और नीचे पूरा फार्मूला लिख लो। हाँ, सिंबल जरूर लिख लेना चाहिए। सिंबल क्या क्या है, चिन्ह क्या है? R है रेडियस ऑफ बॉल, गेंद की त्रिज्या। V है वेलोसिटी ऑफ बॉल, गेंद का वेग। और ईटा है द्रव का श्यानता गुणांक। ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। तो बच्चों, बॉल जितने ज्यादा तेजी से गति करेगी उतना ज्यादा रेसिस्टेंस फोर्स होगा। हाँ, बॉल की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो फोर्स भी बढ़ता जाएगा। ये है स्टोक्स लॉ। अब बच्चों, इस स्टोक्स लॉ का एक एप्लीकेशन है, वो है मेन। स्टोक्स लॉ तो सिर्फ एक फार्मूला है, हमारे लिए एक एप्लीकेशन है। इस चैप्टर से अगर क्वेश्चन आएगा तो उसी से आएगा, मैं बता दूं। न्यूटन्स लॉ से क्वेश्चन आने के चांस कम है, और उसका नाम सुनते ही आप समझ भी जाओगे, टर्मिनल वेलोसिटी। बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं? सीमांत वेग। हाँ, सीमांत वेग। लिखो, टर्मिनल वेलोसिटी, सीमांत वेग। अब पहले इसकी कहानी सुन लो, फिर बाद में इसका डायरेक्ट फार्मूला लिखाऊंगा नहीं, या इसके डेरिवेशन कराऊंगा। जरूरी है, 2-3 लाइनों का डेरिवेशन है पर जरूरी है। सुनो बच्चों, यदि हम किसी द्रव के अंदर एक बॉल को ड्रॉप कर दें, गेंद को छोड़ दें, ये मान लो बहुत लंबा द्रव का कोई स्तंभ है, द्रव स्तंभ है, लिक्विड कॉलम है ना, काफी बड़ा है, ऊंचा है। बच्चों, अगर हम इसके अंदर किसी बॉल को ड्रॉप कर दें तो है ना, वो गेंद नीचे गिरेगी तो पहले तो उसका वेग बढ़ेगा धीरे धीरे, है ना। ये लो, ये बॉल हमने छोड़ दी इस लिक्विड में, तो इसका वेलोसिटी है ना पहले तो बढ़ेगा, लेकिन थोड़ी देर के बाद है ना वेलोसिटी का बढ़ना बंद हो जाएगा और कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद इस बॉल की वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी बच्चा। वो जो कांस्टेंट वेलोसिटी होगी ना, उसे हम बोलते हैं सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी। अब ऐसा क्यों होता है वो सुन लो। बेटा, बॉल जब नीचे जाएगी तो इस पर 3 फोर्स लगेंगे। कोई नाम बताएगा तीनों के? 3 फोर्स लगेंगे इस गेंद पर, नाम बताओ, कौन बता रहा है? एक एमजी बोलकर, एक तो एमजी बोल दो। हाँ, उसमें तो कुछ नहीं जा रहा। सर, 10 फोर्स और अब 10 फोर्स ऑफ विस्कोसिटी और एमजी। वेरी गुड, इस बच्ची ने सही बोला, बिल्कुल। बच्चों, एक तो एमजी लगेगा ही लगेगा, वो तो कोई भी बोल देता। एक अपथ्रस्ट फोर्स, उत्प्लावन बल है ना, उत्प्लावन बल बोलते हैं, इंग्लिश में बॉयंसी फोर्स बोलते हैं।
अब थ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, उसी के नाम है सारे। और तीसरा इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं विस्कस फोर्स। तो बच्चा शुरू में क्या होता है, विस्कस फोर्स जो होता है शान बल वो बहुत कम होता है, क्योंकि वेलोसिटी कम है ना बॉल की, तो वेलोसिटी कम है तो विस्कस फोर्स भी कम है, इसलिए वेलोसिटी बढ़ती है। थोड़ी देर के बाद ये विस्कोसिटी का फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि बाकी फोर्सेस को बैलेंस कर देता है और नेट फोर्स 0 हो जाता है। और जब बॉल पर नेट फोर्स 0 हो जाता है तो उसके बाद वो नियत वेग से नीचे गति करती रहती है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। कहानी सुनी? एक बार और बोलूंगा बस, और लिखवाऊंगा नहीं इसको, ये सिर्फ कहानी है, सुनने के लिए। बेटा बॉल है ना शुरू में धीरे धीरे नीचे आती है, उसकी वेलोसिटी कम होती है, इसलिए विस्कोसिटी वाला फोर्स है ना शान बल वो भी कम होता है, इसलिए इसका वेलोसिटी पहले बढ़ता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद बॉल की वेलोसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि जो विस्कोसिटी का फोर्स है वो बाकी फोर्स को बैलेंस कर देता है और बॉल पर नेट फोर्स 0 हो जाता है। नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि अब जो बॉल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा नीचे, तो ये नियत वेग जो होता है सीमांत वेग कहलाता है। तो मैं लास्ट वाली कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो बेटा 3 फोर्स आपने बताए, इसमें से जो विस्कोसिटी वाला फोर्स है वो बाकी दोनों को बैलेंस करेगा। बाकी कौन से हैं 2? mg नीचे लगता है, उत्प्लावन बल ऊपर लगता है। बेटा उत्प्लावन बल को इंग्लिश में बॉयंट फोर्स बोलते हैं, इसलिए बी लिखा है नीचे। क्या लिखा है? बी। इसकी स्पेलिंग बी से शुरू होती है। बेटा विस्कोसिटी वाला फोर्स तो 6 पाई ईटा आर वी है। mg को हम लिख सकते हैं आयतन, गेंद का आयतन। ये वाला v है ना बेटा, ये वाला v टर्मिनल वेलोसिटी, और ये वाला v जो इधर लिखा है ना ये आयतन है, ये वॉल्यूम है। बेटा mg होता है ना वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सॉलिड। S फॉर सॉलिड, सॉलिड मतलब बॉल। और बेटा आप में से कोई उत्प्लावन बल का सूत्र बताएगा? हम लोग कल या परसों पढ़ भी लेंगे इसको, कल नहीं परसों पक्का पढ़ लेंगे हम। उत्प्लावन बल का फार्मूला बताओ ना यार, कभी तो जिंदगी में सुना ही होगा। कोई जवाब नहीं आया तो मैंने लिख दिया, क्या करें, थक हार कर हमें तो काम करना ही पड़ेगा। बेटा उत्प्लावन बल जो होता है बॉयंसी फोर्स, वो फार्मूला v रो जी होता है, लेकिन उसमें जो रो आता है वो लिक्विड की डेंसिटी होती है, ध्यान रखना। हाँ, द्रव की। बेटा काट पीट कर ये मुझे इक्वेशन लिखना बहुत जरूरी था बेटा। हाँ, ये इक्वेशन लिखना जरूरी था, इसलिए मैंने ये डेरिवेशन कराया है आपको। बस इसके बाद तो हम है ना इसको सॉल्व करके और फाइनल फार्मूला लिख रहे हैं। फाइनल फार्मूला जरूर याद करना है आपको, बिल्कुल। इसको बेटा v को 4/3 पाई आर क्यूब लिखूंगा ना। हाँ, अभी v जो है ये बॉल का आयतन है, गेंद का आयतन 4/3, और इसको रखते ही आपका फार्मूला आ जाएगा। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला ये आएगा 2/9 r स्क्वायर g रो सॉलिड, सॉलिड मतलब गेंद, माइनस रो लिक्विड, लिक्विड मतलब जिस द्रव में वो गति कर रही है गेंद, डिवाइडेड बाय ईटा। बच्चा ये तो याद करना ही करना है 100%। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो इसी पर आने के सबसे ज्यादा चांस है, मैं आपको बता दूं। तो ये लिख लो आप। और आपको अगर कहानी लिखनी है तो अपने शब्दों में लिख लो, मैं मना नहीं कर रहा। बस रो सॉलिड, एस मतलब गेंद का घनत्व, रो लिक्विड, एल मतलब द्रव का घनत्व। हाँ, बोल देना लिखते ही। डन सर। सर चलो आगे बढ़ते हैं। बेटा ये जो बारिश की बूंदे होती है ना, रेन ड्रॉप्स, ये हम तक जब नीचे मतलब ऊपर से नीचे गिरती हैं तो बेटा इनके साथ भी यही होता है। पहले तो बारिश की बूंदों का वेग बढ़ता है जब बादलों से निकलती हैं, तो पहले तो वेलोसिटी बढ़ती है, थोड़ी देर के बाद कांस्टेंट हो जाती है,
और हम तक पहुंचने से पहले तो इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी होती है, यानी कि हम तक पहुंचते पहुंचते ये सीमांत वेग प्राप्त कर चुकी होती हैं। इंग्लिश में थोड़ा सा बोल दूं बेटा, रेन ड्रॉप्स ऊपर से गिरती हैं तो पहले वेलोसिटी बढ़ती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है, और हम तक पहुंचने से पहले ये टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेती है। तो बच्चों एक बार है ना, मैं रेन ड्रॉप्स की टर्मिनल वेलोसिटी को अलग से थोड़ा सा बताऊंगा, है ना। लिखो, बारिश की बूंदों का सीमांत वेग, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स। तो इसको मैं थोड़ा अलग से बता दूं, है ना। फार्मूला यही काम में लूंगा बेटा, रेन ड्रॉप्स के टर्मिनल वेलोसिटी आएगा 2/9, ढंग से देखना, r²g। अब बच्चों रो सॉलिड की जगह तो रो पानी आएगा, क्योंकि वहां गेंद की त्रिज्या, सॉरी, जो बॉल की डेंसिटी थी, बॉल की जगह यहाँ पानी है, रेन ड्रॉप, तो रो वाटर आएगा, माइनस लिक्विड की जगह कौन आएगा, एयर, तो रो एयर लिखेंगे यहाँ, और नीचे ईटा। अब ईटा किसका आएगा, एयर। हाँ, वहां ये विस्कोसिटी तो मीडियम का होता है ना, जो मीडियम बाहर है। बच्चों एक बात आपको बताऊं, पानी का घनत्व तो जानते हो कितना होता है, हाँ 1000 किलोग्राम पर मीटर। 1000। और जानते हो एयर की डेंसिटी वास्तव में कितनी होती है, देखता हूं आप में से बेटा इतना केमिस्ट्री पढ़ते हो, किसी को पता है क्या एयर की डेंसिटी कितनी होती है, 1 kg पर मीटर, लगभग 1.3। हाँ, तो बच्चों 1000 में से 1.3 माइनस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसमें, इसलिए हम इस फार्मूले में रो एयर को नेग्लेक्ट कर देते हैं, है ना। रो एयर जो है वो रो पानी से बहुत कम है, इसलिए टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स का आप ये फार्मूला ही याद करना। अगर आप याद करते हैं तो बस रो वाटर बचेगा और कुछ नहीं बचेगा, और नीचे ईटा एयर बचेगा, बस इसे लिख लो। और इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन करेंगे, फिर ये चैप्टर भी खत्म। विस्कोसिटी में इतना सा ही है बेटा, और कुछ नहीं है, ज्यादा है ही नहीं कुछ, तो इसे लिख लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है सर। हाँ बेटा बोल। सर पैराशूट से नीचे आते हैं तो भी तो यही रूल फॉलो ना 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 मेरा बच्चा, पैराशूट तो बहुत अलग चीज है, वो उस पर तो बॉयंसी बहुत ज्यादा होता है, बॉयंसी। हालांकि हाँ 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 हाँ, ये इक्वेशन तो हम लगा ही सकते हैं, क्योंकि पैराशूट के ऊपर भी 3 ही फोर्स लगेंगे, लेकिन फार्मूला नहीं लगा सकते, कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, फार्मूला कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि पैराशूट के लिए बॉयंसी वगैरह सब चेंज हो जाएगा बेटा, वी रो जी काम में नहीं ले सकते, तो फार्मूला नहीं लगा सकते ये वाला, लेकिन एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहा है। यस सर। हाँ, आप लिख लो तो बता देना, मैं क्वेश्चन दूंगा। डन सर। हाँ सुनो बेटा, एक बारिश की बूंद है, वो उसकी त्रिज्या r है, रेन ड्रॉप का रेडियस r है, और उसका टर्मिनल वेलोसिटी v है, ठीक है। अगर मैं 2 रेन ड्रॉप को मिला दूं, 2 बारिश की बूंदों को मिला दूं, तो जो नई बूंद बनेगी उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बताओ क्या होगी। क्वेश्चन एक बार फिर सुन लो, r त्रिज्या की बारिश की बूंद है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी v है, r रेडियस का रेन ड्रॉप है, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी v है। अगर हम 2 बारिश की बूंदों को मिला दें, r त्रिज्या की 2 रेन ड्रॉप को मर्ज कर दें और नई रेन ड्रॉप बन गई, नई बूंद बन गई, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बताओ कितनी आएगी। थोड़ी मेहनत करो, पहले तो नई बूंद की त्रिज्या निकालनी पड़ेगी बेटा, उसके बाद ही तो ये फार्मूला लगा पाओगे आप। तो रेडियस निकालो, रेडियस कैसे निकालोगे, 2
छोटी बूंदों का आयतन बड़ी बूंद के आयतन के बराबर करो, उससे कैपिटल आर निकलेगा। और फिर एक बार जब बड़ी बूंद का रेडियस आ जाए तो फिर ये लगा देना फार्मूला v प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है ना। टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है वो आर स्क्वायर के समानुपाती होती है। बस फिर ये लगा देना, इससे आंसर आ जाएगा आपका। बताओ क्या आ रहा है। चरणजीत का है 2 की पावर 2/3 इंटू वी। ओके, क्यूब रूट ऑफ 4v। ओके ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 4v वही आएगा, 2 की पावर 2/3 आएगा। ठीक है, तुम दोनों का आंसर सेम है। चलो मैं शुरुआत करता हूँ बेटा, समय की थोड़ी कमी है। बेटा 2 छोटी छोटी बूंदों को मिलाकर बड़ी बूंद बना दिया, तो 2 छोटी बूंदों का आयतन बड़ी बूंद के वॉल्यूम के बराबर होगा। बड़ी बूंद का वॉल्यूम रेडियस कैपिटल आर ले लो, है ना। तो बेटा कैपिटल आर जो आएगा 4/3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, तो कैपिटल आर आएगा 2 की पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। अब ये वाली कैलकुलेशन तो मैं आपको पहले भी 2 बार करा चुका हूँ, ऐसे दो चैप्टर में। एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी करते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं जब, और फिर अभी अभी किया था कुछ दिन पहले, वहां भी तो किया था। ये कहाँ किया था हमने? अभी ये इसी में तो किया, सरफेस टेंशन में ही तो किया है, कल परसों ही तो किया है यार। तो बच्चों अब हम जानते हैं, चूंकि हमारा जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो आर स्क्वायर के समानुपाती होता है, इसलिए पहले वाला अपॉन बाद वाला वेग, पहले वाली त्रिज्या अपॉन बाद वाली त्रिज्या का वर्ग। हाँ, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर कितना है? 1/2 की पावर 1/3 और इसका होल स्क्वायर। तो कुल मिलाकर v डैश आएगा 2 की पावर 2/3 इंटू वी। बस इसको 4 की पावर 1/3 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा समय कम है इसलिए हल्का सा स्पीड है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आज ये हो ही जाए बेटा। इसको कल के लेक्चर के लिए क्या रखना हो गया वैसे। हाँ बेटा, बेटा एक बॉल है जिसका डायामीटर 2 mm है ना। एक बॉल है बेटा, उसका डायामीटर 2 मिलीमीटर है। उसको पानी के ड्रम में, किसी लिक्विड के ड्रम में डाल दिया। बॉल की डेंसिटी है 8000। बस गुणा भाग वाला क्वेश्चन है। और लिक्विड की डेंसिटी है 1000, यानी कि ये तो पानी हो गया ना, 1000 दिया है तो करेक्ट पानी हो गया बेटा। तो एक गेंद को पानी में डाल दिया और दोनों की डेंसिटी दे दी, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी दे दिया बेटा, है ना। 1 है, 1 1 SI यूनिट में। तो प्लीज इसकी टर्मिनल वेलोसिटी निकाल दो। अब दिमाग तो लगाना नहीं है, बस गुणा भाग करना है। और इतना सा मैं आपको अभी भी हिदायत दे दूं कि डायामीटर को है रेडियस में बदल लेना, वरना पिटोगे तुम फिर मेरे हाथों से। तो बेटा सीधा सीधा फार्मूला लगाकर टर्मिनल वेलोसिटी निकाल दो प्लीज, इसमें गलती मत करना। 2 mm की बॉल है डायामीटर की, वो पानी में डाल दी, वो सारे डाटा दे दिया। G10 ले लो, आसान हो जाएगा। बच्चों इस बार टेस्ट में है ना, आपको अभी तो हम वही सिलेबस देंगे जो अभी पढ़ा रहे हैं ना, पीछे का नहीं देंगे। फिर आपका मेजर का शेड्यूल अलग से आपको दिलवाते हैं, उसमें फिर आपका
पहले पार्ट सिलेबस आएगा फिर फुल सिलेबस आएगा, इस तरह से अच्छे से तैयार करेंगे, आप टेंशन मत लो। लेकिन आपको टेस्ट देने हैं बेटा, ये ध्यान रखना बस, अब काम चोरी नहीं चलेगी। अब गुणा भाग करके टर्मिनल वेलोसिटी बता दो कितनी आएगी। .0044। गड़बड़ हो गई यार, ऐसा लग रहा है मुझे। तुम्हारे साथ साथ मैं भी काम करता रहूं। ये होता है बेटा 2/9 आर। आर है 1 मिलीमीटर, 10 की घात -3, उसका स्क्वायर होगा 10 की घात -6। जी 10 ले लो, दोनों की डेंसिटी को घटाओगे तो 7000 बचेगा, 8000 - 1000। और नीचे जो ईटा आएगा वो तो 1 है ना, तो बस कैलकुलेशन में और कुछ खास है ही नहीं। तो बच्चों 10 की घात -6 में से 3 और 1 4 गए, 10 की घात -2 बचा, ये 20/9। तो ये हो गया 20 नहीं, सॉरी 14, 14/9, 7 दूनी 14 होता है ना। 14/9 इंटू 10⁻⁻²। हम मुझे तो लग रहा है बेटा पॉइंट, बोलो लिख दो ना यार। 1.5 .15 नहीं, 0.015। हाँ 0.0। हाँ ये आएगा मीटर पर सेकंड, और सेंटीमीटर में बदलें तो 1.55 आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड। बस आज इतना ही पढ़ेंगे, विस्कोसिटी खत्म, कल हम फ्लूइड स्टार्ट करेंगे। पहले हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा, पास्कल्स लॉ, रो जीएच, पायंसी उत्प्लावन बल, और फिर पढ़ेंगे बर्नौली, ये सब पढ़ेंगे। बच्चों टेस्ट के बारे में मैंने बताया ना कि इस बार तो हम यही सिलेबस दे रहे हैं जो पढ़ाएंगे वही। जैसे इस संडे को आपका पहले क्लास टेस्ट होगा छोटा वाला, फिर अगले संडे को बड़ा वाला, फिर उसके बाद है ना फिर आपका अलग से प्लान करेंगे हम, ठीक है? यस सर। चलो अगली क्लास है आपकी, लेट हो रहे हो तो ये क्लास में यहीं स्टॉप करता हूँ।